जिसका विषय है परीक्षा पर चर्चा। कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की शिक्षा को ले सकता था या सर्वांगीण विकास कैसे होगा, उसके स्किल में डेवलपमेंट कैसे होगा, ये क्रेडिट सिस्टम क्या है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका विषय है परीक्षा पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आंजनेय विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्री शिशिर श्रीवास्तव सर मौजूद है हमारे साथ, और हम इनसे आज एनईपी पर जो चर्चा होगी और बहुत सारी और भी प्रश्न हैं जिन पर हम इनसे आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, तो आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, हम अपने दर्शकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिशिर श्रीवास्तव है। मैं आंजनेय यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस में हूँ। मुझे इस पॉडकास्ट में स्वागत करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब से ये एनईपी 2020 आया है, इसके बाद पाठ्यक्रम में किस ढंग से बदलाव हमें देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। एनईपी 2020 आने के बाद से बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स को अपने चौतरफा विकास के लिए समय मिला है और नई नई चीज़ें मिली हैं काम करने के लिए। अगर हमने पहले की अगर बात करें तो आप गुरुकुल पद्धति के बारे में जानते ही होंगे। गुरुकुल पद्धति में कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की शिक्षा को ले सकता था। उसके बाद से जब चीज़ें चेंजेस हुई तब नंबर सिस्टम आया, CBCS आया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम आए और उन सिस्टम में सभी ने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि हमको इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। बट स्टूडेंट एक्चुअल में किस तरह से विकास करेगा, उसका चौतरफा या सर्वांगीण विकास कैसे होगा, उसके स्किल में डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या बेसिक कहूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया है। ये एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें परीक्षा में तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे हम या रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम स्टूडेंट को हम एनालाइज करते थे कि कैसा उसका पढ़ने का, रटने की विद्या है। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे पास में उसका प्रैक्टिकल का किस तरह का मैकेनिज़्म है, वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा लोगों के सामने जा करके, इन सभी पे ध्यान दिया गया है। सर, जब हम इनके पाठ्यक्रमों को देखते हैं, जब एनईपी का नया स्वरूप जब आया है, तो इसमें हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में एक क्रेडिट सिस्टम की एक बात होती है। मैं विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूँगा कि ये क्रेडिट सिस्टम क्या है? अगर हम बात करें सर, पुराने समय में तो हमारे पास में 3 तरह के डिवीज़न हुआ करते थे। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। इन 3 ही कैटेगरी में लोगों को बांटा जाता था। लेकिन अब जब ग्रेड और क्रेडिट सिस्टम आया है तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा विस्तारित कर दिया है और इनको नापने के लिए हमने क्रेडिट का इस्तेमाल किया है। जैसे पहले नंबर मिला करते थे, अब वैसे ही क्रेडिट मिलते हैं। और क्रेडिट सब्जेक्ट का 1 घंटे का समय है जो 1 सप्ताह में पढ़ाया जाता है, उसे 1 क्रेडिट कहते हैं अगर थ्योरी की बात करें तो। वैसे ही अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 2 घंटे का समय अगर हम 1 सप्ताह में देते हैं बच्चे को तो वो 1 क्रेडिट का होगा, मतलब डबल। जी, इस तरह से सर, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस जो डिज़ाइन होते हैं उसमें लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, इस ढंग से कुछ एक फॉर्मूला बेस्ड जो है वो पढ़ाई को लेकर लिखा जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी में लिखा हुआ है कि उसके लेक्चर 2 हैं, प्रैक्टिकल 1 है और ट्यूटोरियल 2 है, तो हम विद्यार्थियों के नज़रिए से इसको कैसे समझने का प्रयास करें कि ये 2-1-3 या 3-2-1 ये क्या है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों के जानने के लिए भी और टीचर्स के जानने के लिए भी। लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमने चीज़ों को बांटा है, हमने सब्जेक्ट को बांटा है। लेक्चर कहने से मतलब होता है कि आप जब उसे कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तब आप लेक्चर का यूज़ करते हैं। ट्यूटोरियल यानी कि आप चीज़ों को समझना भी चाहते हैं, उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए भी कहते हैं, आप एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं, बच्चे के सामने चीज़ों को समझा जाता है और चर्चा की जाती है, ट्यूटोरियल होता है। और जब उसी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब सिखाया जाता है कि इसे वास्तविक दुनिया में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, तब हम प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीनों ही कंपोनेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने इन 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया हुआ है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। मतलब लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, इसी के बेसिस पर सारे सब्जेक्ट्स को बांटा जाता है। जी सर, आपने परीक्षा परिणाम को लेकर अभी एक बताया था कि पहले ग्रेडिंग सिस्टम, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। इसी बीच में एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि SGPA और CGPA। हाँ। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये है क्या, इसको हम कैलकुलेट किस ढंग से करते हैं? पहले SGPA देखते हैं कि CGPA देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या, फॉर्मूला क्या है? जी राहुल जी, हमने शुरू में चर्चा की थी कि क्रेडिट क्या है। अभी अगर मैं जाऊं SGPA की तरफ में तो वो क्रेडिट से बेस्ड होकर के ही काम करता है।
अगर हम देखते हैं कि SGPA कैसे कैलकुलेट होता है या कैसा होता है, क्या होता है। अगर एक बच्चा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है और वो मान लीजिए 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, वो 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट एक सप्ताह में 4 घंटे पढ़ेगा। उसके बाद वो जब थ्योरी एग्जामिनेशन देगा और उसमें से उसको नंबर जितने मिलेंगे उसके आधार पर उसके ग्रेड बनेंगे, A B C D ऐसे ग्रेड होंगे और उसके ग्रेड पॉइंट होंगे। तो सब्जेक्ट का क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय दैट ग्रेड पॉइंट, ये उसका उस सब्जेक्ट का क्रेडिट अर्न कहलाता है। अगर 4 क्रेडिट सब्जेक्ट का है और उसने क्रेडिट अर्न सब्जेक्ट में स्कोरिंग की है 70 मार्क्स, तो वो ग्रेड बना 7 या 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 चौक 32, 32 उसके क्रेडिट अर्न हुए। तो टोटल ऐसे हर सब्जेक्ट का क्रेडिट अर्न जब हम टोटल करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट ऑफ दैट सेमेस्टर करते हैं तो उसका SGPA निकलता है। और हर सेमेस्टर के SGPA को कैलकुलेट करके जब हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं तो वो होता है CGPA। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। और कोई ऐसी बात जो शायद रह गई हो छात्र हित में जानने के लिए इस NEP 2020 को लेकर? राहुल जी, हमने शुरुआत में इसकी चर्चा की थी, लेकिन हम थोड़ा सा उसको ओवरलुक कर गए थे। उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पे जा रहे हैं। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को अपनाया है। तो स्किल जो बच्चा जिस भी चीज़ में लेता है, जैसे गुरुकुल पद्धति में मैंने कहा कि हम उस समय कारपेंटरी भी सीखते थे, हम उस समय पंचर बनाना भी सीखते थे, हम उस समय लेथ मशीन चलाना भी सीखते थे। तो इन सभी चीज़ों को हमने सीखा, तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल बेस्ड चीज़ें आज फिर से वापस आ गई हैं। और नेशनल एजुकेशन की आत्मा है ये स्किल इंडिया जो मोदी जी ने कहा हुआ है, तो वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। और ऐसे ही हमने सब्जेक्ट को 4, 5, 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है और उसके आधार पर बच्चे अपने हिसाब से अपने तरीके से चीज़ों को अपना सकते हैं और वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर एक साइंस वाला बच्चा है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी में भी काम कर सकता है। इस तरह से सारे तरह के खुले हुए रूप में आपको एजुकेशन सिस्टम मिलेगा जिसमें हम सब चीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को बढ़ाने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे आज बातचीत में बहुत सारी जानकारियाँ इस NEP 2020 को लेकर हमें मिली और हमने जाना, विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जाना कि क्रेडिट सिस्टम क्या है, SGPA क्या है, CGPA क्या है, अब परीक्षा के परिणाम किस ढंग से आएंगे या पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है। और भी ऐसी बहुत सारी चर्चाएँ आपसे समय समय पर होते रहेंगी सर। और आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर।